नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांतों की। क्लास नंबर 16 है। तो इस 16वें नंबर की क्लास में हम बात करेंगे सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया था। और दूसरा सिद्धांत है पुनर्वलन का सिद्धांत या संवलन का सिद्धांत, जिसे क्लार्क एल हल के द्वारा दिया गया था। इन दोनों ही सिद्धांतों की चर्चा आज की इस वीडियो में करेंगे, इस क्लास में करेंगे। आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ आपके लिए जो रीट प्री की टेस्ट सीरीज़ है, आप लोगों के लिए जिन विद्यार्थियों ने ज्वाइन कर रखा है उन सबको पता है कि कितना आनंद आ रहा है। तो आप सभी जिन्होंने ज्वाइन अभी तक नहीं किया है या किसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम बाद में करेंगे, तो बाद में करने के बजाय आप अभी करें, ताकि आपको समय रहते हुए अच्छी तैयारी का मौका मिल सके। तो आप लोग हमारे खुराना क्लासेस ऐप पर जाएंगे और इस टेस्ट सीरीज़ को आज ही ज्वाइन करेंगे। इसकी वैलिडिटी आपको लास्ट एग्ज़ाम तक रहेगी, ठीक है। और व्याख्या सहित आपको इसमें सॉल्यूशन मिल ही रहे हैं। और चलिए आज हम बात करते हैं अपने दोनों सिद्धांतों की। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर क्लास लीजिएगा। अब देखो, 1 या 2 दिन मंडे से मैं आपको लगभग मंडे से या फिर आपकी मंगलवार से मैं आपको ईवीएस की क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये दिया था साथियों अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा। अल्बर्ट बांडुरा कनाडा के रहने वाले थे और इन्होंने इस सिद्धांत को 1977 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, आप लोगों को इसके उपनाम भी याद रखने हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत इसी का नाम है, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत इसी का नाम है, निरीक्षण युक्त अधिगम सिद्धांत इसी का नाम है, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत इसी का नाम है, और मॉडलिंग पी थ्योरी भी इसी का नाम है। आप दोस्तों याद रखना इसके उपनाम कौन कौन से हैं। अल्बर्ट बांडुरा साहब ने बताया कि जो मानव है एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहेगा और समाज में रहेगा तो हर चीज़ को देख करके, निरीक्षण करके, प्रेक्षण करके सीखेगा, तभी उसका अधिगम होगा, अधिगम का विकास होगा। तो यही इस सिद्धांत के अंतर्गत मूल निष्कर्ष निकल के आता है कि अल्बर्ट बांडुरा साहब के अनुसार समाज में रह रहे हर बच्चे जो होते हैं अधिगम करते हैं, तो वो देख करके करते हैं, प्रेक्षण के द्वारा करते हैं। देखिए, समाज द्वारा मान्य व्यवहार को अपनाने तथा असामान्य व्यवहार को त्यागने के कारण ही यह सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाया। कौन सी चीज़ समाज के अंतर्गत उचित है, कौन सी अनुचित है, ये डिपेंड करती है हमारे चिंतन शक्ति के ऊपर, और हम उसी ही चिंतन शक्ति और अपने व्यवहार के आधार पर हम उस अधिगम को ग्रहण कर लेते हैं। इन्होंने दोस्तों एक प्रयोग किया था गुड़िया पर और एक जीवित जोकर पर, ठीक है, और उन्होंने इसकी पूरी फिल्म बनाई थी और इसी के आधार पर बताया था, जोकर के प्रयोग के आधार पर, कि बांडुरा ने निष्कर्ष निकाला था कि अनुकरण के द्वारा बच्चे सीखते हैं। अब देखिए ये प्रयोग किस तरीके से था, मैं आपको बता दूं। इन्होंने एक मैदान, खेल के मैदान में, स्कूल के मैदान में एक जोकर को रख दिया, ठीक है, और जोकर को रखने के बाद यहाँ से बच्चे गुजरते हैं इसके पास से। ये जैसी जैसी एक्टिविटी ये जोकर करता है साथियों, ये बच्चे भी घर जा कर के वैसी ही एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जीवित जोकर पर प्रयोग किया था। अब जैसे जोकर ने एक्टिविटी की, वही एक्टिविटी बच्चे घर जा कर के करते हैं। तो अल्बर्ट बांडुरा ने एक ही निष्कर्ष निकाला कि बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं, अनुकरण के द्वारा। जैसे समाज के अंतर्गत बड़े लोग करते हैं व्यवहार को, वैसे ही बच्चे करने लग जाते हैं। अब सीखने की जो प्रक्रिया होती है, अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, तो बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखेगा। और अनुकरण के द्वारा सीखने की प्रक्रिया में अल्बर्ट बांडुरा साहब ने 4 स्टेप बताए और ये स्टेप पूछे जा चुके हैं रेट के पेपर में। ध्यान रखना, रेट 2017 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर शायद ये प्रश्न पूछा जा चुका है, 17 में या 15 में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे और ये चारों ही स्टेप आपको याद रखना है।
स्टेप बाय स्टेप याद रखने हैं। पहला उन्होंने बताया था अवधान, जिसको हम ध्यान केंद्रित कर कहते हैं, यानी कि बच्चे को सबसे पहले ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अवधान करना चाहिए। उसके बाद ध्यान केंद्रित करने के बाद उस विषय वस्तु को अपने माइंड में धारण करना चाहिए, नहीं धारणा यानी अवधारणा। फिर पुनः प्रस्तुतिकरण, अगर बच्चा भूल जाए उस चीज़ को तो फिर उस चीज़ को दोबारा से पेश किया जाए, उसके सामने पुनः प्रस्तुतिकरण किया जाए। और प्रस्तुतिकरण करने के पश्चात उस बच्चे के लिए क्या मोटिवेशन मिला, क्या उसके लिए रेनफोर्समेंट मिला, क्या उसको पुनर्बलन मिला, ये हमारा चौथा स्टेप है। तो उस पुनर्बलन के आधार पर ही बच्चा क्या करेगा, फिर अनुकरण करेगा, उसी हिसाब से उसी व्यवहार में वो ढलेगा। तो ये 4 स्टेप आपको याद रखने, पहला अवधान, धारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण और चौथा है पुनर्बलन। और पुनर्बलन शब्द अगर नहीं दे तो मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा भी आपको शब्द मिलेगा। तो ये चौथा स्टेप है। तो ये आपको चारों ही स्टेप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखेंगे इसको हम पी मॉडलिंग थ्योरी क्यों कहते हैं साथियों, क्योंकि जिसको देख करके बालक व्यवहार करना सीखता है उसे हम प्रतिमानीय मॉडल कहेंगे। मॉडल क्या था, यहाँ पर एक जोकर था, आप लोगों को पता है। और दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखना क्या है, सामाजिक अधिगम कहलाता है। तो यहाँ पर इसी वजह से इन्होंने इस सिद्धांत को सामाजिक अधिगम सिद्धांत नाम दिया कि बच्चा समाज के कार्यों को देख करके, उनके अनुकरण को देख करके सीखता है। और मॉडलिंग थ्योरी इसको इसलिए कहा क्योंकि बच्चा जो है वो व्यवहार करना सीखता है किसी भी चीज़ को देख करके, किसी मॉडल को देख करके, किसी प्रतिमान को देख करके। तो इसलिए इन्होंने इसको पी मॉडलिंग थ्योरी कहा। क्लियर। गुड़िया पर प्रयोग किया गया था इनके द्वारा, जिसको बेबी डॉल स्टडीज़ कहते हैं, ध्यान रखना आप लोग। गुड़िया पर प्रयोग भी किया था, जोकर पर भी प्रयोग किया था। अब इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्वों की अगर हम बात करते हैं तो सिद्धांत के द्वारा क्या चीज़ें सीखने को मिलती है, बच्चे के व्यवहार में क्या बदलाव आने लगते हैं, बालक के व्यक्तित्व निर्माण में यह सिद्धांत विशेष उपयोगी है। व्यक्तित्व का निर्माण अच्छे से अगर करना है तो आपको अधिगम का जो सिद्धांत है हमारा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इसको पूरा फॉलो करना चाहिए। क्योंकि बच्चा देख के करेगा, बच्चे के सामने आप जैसी गंदी हरकतें करेंगे तो गंदी हरकत सीखेगा, अच्छी हरकतें करेंगे तो अच्छी हरकतें सीखेगा। छोटे बालक सही व गलत व्यवहार में अंतर करने में असमर्थ होते हैं और यही कारण है कि वे गलत व्यवहार को अनुकरण के माध्यम से सीख लेते हैं। अतः बालक के सामने सही व्यवहार वाले प्रतिमान को आकर्षित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। क्या बताया इन्होंने कि बच्चा देख करके सीखेगा। आप जैसे जैसे कार्य करोगे, बालक देखो परिवार के अंतर्गत अगर माँ बाप जैसे क्रियाएं करते हैं बच्चे भी वैसी क्रियाएं करते हैं। माँ बाप के परिवार में झगड़ा होता है तो साथियों बच्चे भी झगड़ालू पैदा होंगे, ध्यान रखना आप लोग, बच्चे भी झगड़ालू बन जाएंगे। तो बच्चों के साथ इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर, कि वो बच्चा भी अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में उतारे। कक्ष परिस्थितियों में बालक के सामने सदैव आदर्श व्यक्तित्व वाले प्रतिमान ही प्रस्तुत करने चाहिए। एक ऐसे महापुरुषों के, उनको आदर्शों के ऐसे ऐसे उदाहरण पेश करने चाहिए कि भाई आपको महात्मा गांधी की तरह कार्य करना चाहिए, स्वामी विवेकानंद ने ये काम किए थे। तो एक आदर्श और एक महापुरुषों के तरीके से अगर हम बच्चों के सामने व्यवहार से पेश आएंगे तो वो बच्चे भी हमारे महापुरुष आदर्शवादी बनेंगे। इस सिद्धांत के अंतर्गत बालक अनुकरणात्मक व्यवहार करता है, अर्थात देख करके या सुन करके अधिगम करता है, यानी सीखता है। तो ये हमारा पी मॉडलिंग थ्योरी थी अल्बर्ट बांडुरा की। इसमें एक ही निष्कर्ष निकलता है कि समाज के अंतर्गत जो भी क्रियाएं होती है बालक उनको देख करके या सुन करके अधिगम करता है, यही निष्कर्ष निकलता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा इसमें सिद्धांत आता है पुनर्बलन का सिद्धांत। और पुनर्बलन के सिद्धांत को भी कई नामों से जानते हैं। सबसे पहले आपको इसके जो प्रतिपादक है वो नाम याद रखना है, क्लार्क एल हल। कौन है? क्लार्क एल हल साहब, ध्यान रखना आप लोग। ये इसके कौन है? जनक है। पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क एल हल ने। अगर आपसे प्रश्न एक पूछा जाए, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं कि पुनर्बलन शब्द जो है, पुनर्बलन शब्द अपने सिद्धांत में किसके द्वारा उपयोग में लिया गया? तो आपका आंसर आएगा स्किनर। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, अपने उस सिद्धांत में इस पुनर्बलन शब्द का प्रयोग किया था। ये आपको डाउट क्लियर होना चाहिए। चलिए
तो पुनर्वलन के सिद्धांत को हम कई नामों से जानते हैं। देखिए, इसको पुनर्वलन का सिद्धांत, प्रवलन बोल सकते हैं, सबलीकरण कह सकते हैं, यानी कि रेनफोर्समेंट थ्योरी भी इसको कहा जाता है। और भी नाम है क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, चालक का न्यूनता का सिद्धांत, प्रेरणा प्रबलन ह्रास का सिद्धांत, परिष्कृत सिद्धांत और यथार्थ सिद्धांत। देखो, एक ही सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं, आपको याद रखना है दोस्तों। अगर भूल गए तो परीक्षा में एक प्रश्न गलत होगा सीधा। इस सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क एल हल साहब ने 1943 में किया था, 1943 में किया था। और पुस्तक आपको याद रखनी है, किस पुस्तक में किया था। क्लार्क एल हल की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, ध्यान रखना आप लोग, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर यानी कि व्यवहार के सिद्धांत, इसका हिंदी में अर्थ है व्यवहार के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। इस पुस्तक का विमोचन किया था, प्रकाशन किया था, यानी कि लेखन किया था क्लार्क एल हल ने। इसके बाद में 1951-52 में इन्होंने अपनी पुस्तक, अंतिम पुस्तक लिखी जिसका नाम है ए बिहेवियर सिस्टम, के अंतर्गत इस सिद्धांत को विकसित किया था। तो देखिए, लिखना किस, एक आपको ध्यान रखना है, 1943 में जो पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, इस पुस्तक में इन्होंने इसका जिक्र किया, लेकिन ठीक तरीके से इसको प्रकाशित, इस सिद्धांत को श्रेय में हाईलाइट करने के लिए किस पुस्तक में फिर से इसका दर्शन किया था। ए बिहेवियर सिस्टम नामक पुस्तक है, इसमें भी इन्होंने इस सिद्धांत का जिक्र किया है, फिर इसको प्रकाशित किया गया था। तो दो पुस्तकें आपको याद रखनी है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर और ए बिहेवियर सिस्टम, दो पुस्तकें हैं क्लार्क एल हल की, ध्यान रखना आप लोग। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत दोस्तों आवश्यकता की पूर्ति करना इसका मुख्य काम है। किस पर काम करेगा? आवश्यकता की पूर्ति, आवश्यकता की पूर्ति करना है। तो ये सिद्धांत कहता है, थॉर्नडाइक का कहना है कि उद्दीपक को देख करके अनुक्रिया होती है, जबकि क्लार्क एल हल साहब क्या कहते हैं कि नहीं, अनुक्रिया उद्दीपक के कारण नहीं होती, आवश्यकता के कारण होती है। अब आप लोग दोनों चीज़ों में अंतर समझिए। यहाँ पर मैं आपको विशेष रूप से एक कन्फ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ कि थॉर्नडाइक साहब ने अपना जो बिल्ली का प्रयोग किया था, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, उसमें बताया था कि बिल्ली जो थी उद्दीपक यानी भोजन को देख करके अनुक्रिया कर रही थी, ठीक है ना। एसआर थ्योरी इसको बोलते हैं हम, यानी कि थॉर्नडाइक के अनुसार बच्चा क्रिया कब करेगा? उद्दीपक को देख करके। लेकिन क्लार्क एल हल साहब क्या कहते हैं कि भाई उद्दीपक को देख करके कोई भी बालक अनुक्रिया नहीं करता, अनुक्रिया की जाती है आवश्यकता के कारण। कि जैसे मान के चलते हूँ, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर दूँ, बिल्ली के सामने थॉर्नडाइक के अनुसार भी और क्लार्क एल हल दोनों का क्लियर कर रहा हूँ मैं डाउट, कि उद्दीपक है हमारा मांस का टुकड़ा बिल्ली के सामने, तो बिल्ली के सामने उद्दीपक रखा हुआ मांस का टुकड़ा, उसको देख करके अनुक्रिया कर रही है या फिर उसे भूख लगी हुई है उस वजह से अनुक्रिया कर रही है। तो यहाँ पर यही फैक्ट, यही विश्लेषण किया था पूरे सिद्धांत में कि भाई अनुक्रिया उद्दीपक को देख करके नहीं हो रही, अरे बिल्ली को भूख लगी हुई थी, इस वजह से मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए वो अनुक्रियाएं कर रही थी। ये बात किसने बताई थी? क्लार्क एल हल साहब ने, कि बिल्ली अनुक्रिया मांस के टुकड़े को देख के नहीं कर रही थी, अरे बिल्ली को भूख लगी हुई थी, इस वजह से बिल्ली को भोजन की आवश्यकता थी। और यहाँ पर आवश्यकता क्या हो जाती है साथियों? बिल्ली की भूख हो गई थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही सिद्धांत का डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आवश्यकता की पूर्ति के लिए उठाया गया हर एक सफल कदम व्यक्ति को पुनर्वलन देता है। ये बात स्किनर साहब के सिद्धांत में बताई थी कि अगर मान के चलते हो कोई बच्चा को हम 10 प्रश्न देते हैं करने के लिए, उन 10 प्रश्नों में से पहला प्रश्न अगर बच्चा पहला प्रश्न कर लेता है और उसका सही जवाब दे देता है, तो पुनर्वलन में उसके लिए हम सकारात्मक चीज़ें देंगे, उसको या तो शाबाशी देंगे या बहुत थैंक यू बोलेंगे। तो ये सब पुनर्वलन है।
ऐसे शब्द पुनर्वलन अगर हम दे रहे हैं बच्चे के लिए, तो बच्चा अगले प्रश्न को अटेम्प्ट करेगा कि नहीं करेगा, अगले प्रश्न को हल करेगा। तो अगले प्रश्न को हल करने के लिए बच्चे को जो पुनर्वलन दिया जाता है वो उसकी आगे की अनुक्रिया करने के लिए सहायता करता है। ठीक है। तथा व्यक्ति क्रमबद्ध तरीके से व्यवहार करता हुआ आगे बढ़ता है और आवश्यकता की पूर्ति करके अपने चालक को शांत करता है। चालक यहाँ पर क्या है, आवश्यकता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लार्क एल हल और स्किनर दोनों को यहाँ पे मैं फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूँ। देखो, हर एक मनोवैज्ञानिक के द्वारा अपने अपने मत दिए गए थे, कोई ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया, लेकिन दोस्तों आपको हर चीज़ याद रखनी पड़ेगी। उसके लिए क्लार्क एल हल साहब कहते हैं कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। अधिगम कब होगा, आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो प्रक्रिया की जाएगी उसके द्वारा अधिगम होगा। ये बात किसने बताई, क्लार्क एल हल ने। जबकि स्किनर ने क्या बताया, स्किनर ने बताया कि अब तक सीखने के जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उनमें ये सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। कौन सा, पुनर्वलन का सिद्धांत, क्लार्क एल हल का सिद्धांत। स्किनर साहब ने भी क्लार्क एल हल की तारीफ की है अपने पूरे मनोविज्ञान के अंतर्गत। ऐसा कोई मनोवैज्ञानिक नहीं था जिन्होंने क्लार्क एल हल साहब की तारीफ की थी, तो एकमात्र स्किनर थे। और उन्होंने बताया था कि अब तक मैंने जितने भी मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांत पढ़े हैं, आपको पढ़ा है, मुझे भी अच्छा लगा। वैसे भी क्लार्क एल हल साहब ने एक ही बात बताई कि कोई भी व्यक्ति अनुक्रिया करेगा वो उद्दीपक को देख करके, लक्ष्य को देख करके नहीं करेगा, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो अनुक्रिया करेगा। आपको मैं एक एग्जाम्पल फिर से देता हूँ। देखिए, आप लोग रीट की एग्ज़ाम दे रहे हो, ये आपका क्या है, उद्दीपक है। इस रीट की एग्ज़ाम के लिए अनुक्रिया कर रहे हो या फिर आपके लिए नौकरी से जो पैसा मिलेगा उसके लिए क्रिया कर रहे हो, आप लोग खुद एक बार कमेंट करके बताना। देखिए, रीट में नौकरी, रीट के लिए आप लोग अनुक्रिया यानी तैयारी नहीं कर रहे। अरे, रीट में नौकरी लगने के बाद जो आपके लिए पैसा मिलेगा उस पैसा से आपकी आवश्यकताएं पूर्ति होंगी और उसी की वजह से आप लोग रीट में नौकरी लगना चाहते हो। ये बात सही है। मुझे बता दीजिए, इस राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा गवर्नमेंट कर्मचारी है जो फ्री में सरकार की सेवा कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है? नहीं करता। सब कोई अपने पैसे के लिए मेहनत करता है, पैसे के लिए अनुक्रियाएं करता है। तो रीट आपका उद्दीपक है, उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया नहीं कर रहे। आप अपने आप को प्रकाशित करने के लिए, अपने आप को नाम कमाने के लिए, समाज में अपना नाम रोशन करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आप रीट की तैयारी कर रहे हो। और यही बात क्लार्क एल हल ने साबित की है। और मैं भी क्लार्क एल हल साहब का समर्थन करता हूँ कि पुनर्वलन जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पर क्लार्क एल हल के सिद्धांत में कुछ संप्रत्यय निकल के आते हैं और उन्होंने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या बताए, संप्रत्यय बताए थे 3। ध्यान रखना आप लोग, कौन कौन से हैं। सबसे पहले, व्यक्ति के लिए आवश्यकता होगी। ध्यान रखना, आवश्यकता होती है किसी चीज़ को पाने के लिए। अब जब किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो उसके मन में एक चालक, एक भूख पैदा होगी, उस चीज़ को पाने की एक जिज्ञासा पैदा होगी। और जब जिज्ञासा पैदा होगी तो फिर उसको पाने के लिए क्या करेगा, क्रिया करेगा। क्रिया करेगा कि नहीं करेगा। और क्रिया करने के बाद फिर उसे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, उस वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। और जब वस्तु की प्राप्ति हो जाती है तो उसकी भूख शांत हो जाती है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, उसके मन में जो जिज्ञासाएं थी वो शांत हो जाती है। तो ये आप लोगों को स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहले व्यक्ति के मन में आवश्यकता पैदा होगी, आवश्यकता के बाद में उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा होगी उस काम को करने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए, जिसको हम चालक कहते हैं। और चालक उस लक्ष्य को पाने के लिए क्रियाएं करवाएगा और क्रियाएं करने के बाद उसे उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी तो उसका चालक शांत हो जाएगा, उसकी जिज्ञासाएं शांत हो जाएगी, उसे संतोष प्राप्त हो जाएगा। तो ये 5 स्टेप आपको ध्यान रखने मेरे साथियों। आवश्यकता के बाद चालक आएगा, चालक के बाद क्रिया आएगी, क्रिया के बाद लक्ष्य आएगा, लक्ष्य के बाद चालक न्यून।
ये आपको पाँचों स्टेप याद रखने हैं क्लार्क के हल के सिद्धांत के, और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है मेरे साथियों, इम्पोर्टेंट है, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। तो ये आप लोगों की क्या है, ये हमारा सिद्धांत था क्लार्क हल साहब का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। आप लोग एक बार क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेस्ट सीरीज़ जो आप लोगों के लिए एप्लीकेशन पे चल रही है ना 151 रुपये वाली, उसको आप लोग एक बार ज़रूर ज्वाइन करेंगे। अपनी एक्सरसाइज के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है, एक अच्छी क्वालिटी पढ़नी पड़ती है। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर कि आप लोग 120 स्कोर आप लोग आसानी से कर पाएंगे इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। और देखिए अभी शुरुआत है, और धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें लेकर के आऊँगा। हर एक सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊँगा। रीट पात्रता कोई बड़ी लंबी चौड़ी तोप नहीं है, बहुत सरल और सिंपल है। आराम से आप लोग मेहनत करिए, और टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सब्सक्राइब करके रखिए, और रेगुलर आप लोग बनाए रखें रेगुलरिटी, तो वो बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।